आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे जो मेथड इन्वॉल्व है कोई भी आरसीसी मेंबर को डिज़ाइन या एनालाइज करने के पीछे, वो कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड भी है। उसके बाद अभी जो रिसेंटली यूज़ हो रहा है वो लिमिट स्टेट मेथड है। ये आउटडेटेड है, पुराना है, हिस्ट्री बन चुका है, फिर भी हम लोग इससे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी मेंबर आज भी डिज़ाइन होता है इससे, जहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे इसको हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना मेथड है। ठीक है, कोई भी मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इसको समझते हैं। कोई भी मेंबर आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। आरसीसी मेंबर का बात कर ले, बीम, कॉलम, आर्चेस, लिंटल, स्लैब, फुटिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सभी का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड डायमेंशन होता है, विड्थ, डेप्थ, लेंथ, उसमें जो सरिया लगा हुआ है, रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, उसका नंबर, उसका डायमीटर, उसका जो उसमें जो स्टीरअप्स रिंग बांधा गया है उसका क्या डायमीटर है, वो कितने डिस्टेंस पे सेंटर टू सेंटर प्लेस है, एक जो रिंग है दूसरे रिंग से कितने दूरी पे है, ये सभी चीज़ डिज़ाइंड होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू साइट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कम्बिनेशन ऑफ द लोड्स। जितने भी कम्बिनेशन ऑफ द लोड्स है, लोड बहुत तरह के होते हैं, लाइव लोड, डेड लोड, स्नो लोड हो सकता है, अर्थक्वेक लोड हो सकता है, सिस्मिक लोड हो सकता है। जितने भी कम्बिनेशन ऑफ लोड्स हैं सभी के अकॉर्डिंग सिचुएशन कैसा है, साइट पे किस तरह का लोड्स लग रहा है और वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है लोड कम्बिनेशन का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मेंबर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसका जो विड्थ है, लेंथ है, थिकनेस है, रेनफोर्समेंट का जो डिटेल है, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हम लोग जैसे 300 mm बाई 300 mm का कोई बीम दे रहे हैं तो अपने मन से नहीं देते हैं। वो कम्बिनेशन ऑफ द लोड कितना लग रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका डेप्थ डिज़ाइन होता है। जो सरिया हम लोग बात करते हैं, जो छड़ देते हैं, छड़ कितना mm का दे, कितने कितने डिस्टेंस पे दे, कहाँ पे मोड़े, कहाँ पे क्रैंक करे। आप लोग बहुत जगह पे साइट पे देखे होंगे, छत का जो ढलाई होता है तो रेनफोर्समेंट को मोड़ा जाता है। क्यों मोड़ा जाता है और कहाँ पे मोड़ा जाता है, इसके पीछे बहुत टेक्निकल रीज़न इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न इन्वॉल्व है। इस सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, डिज़ाइन करेंगे। कोई उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए, जो कि हम लोग को ये जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, चाहे अल्टीमेट लोड मेथड हो, अभी रिसेंटली जो यूज़ हो रहा है वो लिमिट स्टेट मेथड है, वो सब क्या करता है, एक प्रोसीजर बताता है, तरीका बताता है। किसी भी बीम को, किसी भी स्लैब को, किसी भी जितना भी आरसीसी मेंबर है उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करें, क्या क्या एज पर आईएस कोड स्पेसिफिकेशन क्या क्या फॉलो होना चाहिए, बिल्डिंग नॉर्म्स क्या बोलते हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है आरसीसी मेंबर को जब भी हम लोग डिज़ाइन करें या फिर एनालाइज करें। या तो आपको बना कहीं पे साइट पे सिचुएशन है, पहले से बिल्डिंग बना हुआ है, एज अ इंजीनियर आपको वहाँ पे जाके सुपरवाइज करके ये आज की डेट में बताना है कि जो स्ट्रक्चर है ये आज की डेट में कितना लोड ले सकता है मैक्सिमम। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल प्रॉब्लम, एनालिसिस वाला प्रॉब्लम, कि स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। जैसे बीम का बात कर ले, बीम का विड्थ, डेप्थ, लेंथ, उसमें जो रेनफोर्समेंट है पहले से है, आपको साइट पे जाके वो कितना लोड मैक्सिमम ले सकता है उसको बताना है। इस तरह का प्रॉब्लम एनालिटिकल प्रॉब्लम कहलाता है। और दूसरा टाइप का जो सिचुएशन है कि कोई आपके पास क्लाइंट आएगा, बोलेगा कि हमको घर बनाना है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे कितना उसको फ्लोर का घर बनाना है, 6 फ्लोर का बनाना है, 5 फ्लोर का बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोड का कम्बिनेशन निकालेंगे, कितना लोड लगेगा, डेड लोड, लाइव लोड, जो भी है कम्बिनेशन ऑफ द लोड के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे कि इस लोड के हिसाब से क्या डेप्थ होना चाहिए बीम का, क्या विड्थ होना चाहिए, कितना रेनफोर्समेंट लगना चाहिए, क्या डाया होना चाहिए रेनफोर्समेंट का, स्टीरअप्स हम लोग दे, रिंग जो प्रोवाइड करे वो कितने mm का दे, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो कैसा हम लोग ग्रेड दे, ग्रेड ऑफ स्टील जो होगा वो कैसा ग्रेड ऑफ स्टील हम लोग प्रोवाइड करें। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी भी सेक्शन का, किसी भी बीम का, किसी भी आरसीसी मेंबर का। तो ये दो तरह का बेसिक प्रॉब्लम होगा आगे जो हम लोग पढ़ने जाएंगे। टोटल जो आरसीसी अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे, जितने भी यूनिट्स आएंगे सब में ये दो बात कॉमन रहेगा, एक एनालिटिकल प्रॉब्लम रहेगा और एक डिज़ाइन वाला प्रॉब्लम होगा। उसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, उसके लिए मेथड्स है। सबसे पहला आउटडेटेड ओल्डेस्ट मेथड जो है वो कौन सा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, ये पुराना ज़माना में यूज़ होता था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पुराने ज़माने का बिल्डिंग आप लोग देखेंगे वो बहुत मोटा मोटा छत उसका होता था, 1-1 फीट 2-2 फीट का छत होता था, बहुत मोटा मोटा दीवार होता था, चाहे जो भी मेंबर है, कॉलम्स कह ले, पिलर्स कह ले, वो बहुत मोटा होता था क्योंकि वो इस मेथड से डिज़ाइन किया जाता था।
राजा महाराजा के टाइम में, चाहे अंग्रेज़ों के टाइम में जो भी स्ट्रक्चर है वो हालांकि बहुत सेफ होता था, मजबूत होता था, और इस मेथड से डिज़ाइन किया जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर सेफ कोई भी मेंबर को डिज़ाइन हम लोग कर देते हैं इस मेथड के अप्रोच से। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आज के डेट में हम लोग को कोई भी सामान चीप एंड बेस्ट चाहिए, इकोनॉमिक बहुत मायने रखता है, कम लागत में अच्छा सामान, टिकाऊ, जिसका लाइफ अच्छा हो और कम लागत लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के डेट में, आज के सर्कमस्टांसेस में है। ठीक है, और ये मेथड क्या करता है, किसी भी मेंबर का थिकनेस इतना ज़्यादा कोई भी लोड के कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देता है, जो कि मजबूत तो होता है लेकिन सेम टाइम में इकोनॉमिकल नहीं है, सस्ता नहीं है। इसलिए ये मेथड आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत सुटेबल नहीं रहा। इसलिए कोई नया मेथड का इजाद करना था, जो कि जैसे आज का जो छत है वो 4 इंच का ही छत, बहुत पतला सा छत में एकदम काम चल जाता है और बहुत अच्छा 100 साल का लाइफ लगभग रहता है। उस पर 5 फ्लोर 6 फ्लोर बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बन जाता है। ठीक है, जो भी वाल का थिकनेस है 5 इंच का, दीवार में भी हम लोग काम चलाते हैं, बीम भी बहुत क्रॉस सेक्शन उसका कम हो गया है, तो वो हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो लिमिट स्टेट मेथड के अप्रोच से डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसका कि सेक्शन थोड़ा पतला है और उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा हम लोग कम करके चलते हैं। इसमें ओवर सेफ हम लोग डिज़ाइन ले लेते हैं बिल्डिंग कोई भी मेंबर को, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल सेक्शन प्रोड्यूस करता है। आइए पहले इस अप्रोच को हम लोग थ्योरेटिकल इसका कुछ टर्म्स है उसको जानते हैं, क्या क्या एजम्पशंस है, एजम्पशन क्या हम लोग लेके चले उसको जानते हैं, कुछ ड्रॉबैक भी है इस मेथड्स का उसको जानेंगे। उसके बाद इसमें जितने भी टेक्निकल टर्म्स है उसको हम लोग सीखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इस पर डिज़ाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे इस मेथड के अप्रोच से। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बहुत छोटा सा एक ही यूनिट में ख़त्म कर दिया, इंट्रोडक्शन बता के, कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग इससे न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, डिज़ाइन भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, आइए मेथड पहले किस थ्योरी पे बेस्ड है उसको समझते हैं। दिस मेथड ऑफ डिज़ाइन वाज द ओल्डेस्ट वन, जैसा कि बताया सबसे पुराना मेथड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी एंड एज्यूम दैट बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक एंड ओबेस हुक्स लॉ। ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। जैसे कि यील्ड स्ट्रेस बहुत जगह यूज़ करते हैं, उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग स्ट्रेस में भी लगाते हैं, जैसे कि 1.78 लगाए थे स्टील के केस में, 3 लगाए थे कंक्रीट के केस में। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, कोई मटेरियल एक लिमिट तक प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये जहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट है वहीं तक के स्ट्रेस को, उसके बाद जैसे कि ये यील्ड कर गया, ठीक है, वहीं तक के स्ट्रेस के वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करते हैं। हालांकि इसमें स्ट्रेंथ और भी बाकी है, अभी फेल्योर नहीं हुआ है, और भी स्ट्रेंथ बाकी है। स्टील का अगर बात किया जाए और भी स्ट्रेंथ बाकी है, लेकिन इस स्ट्रेंथ को ना यूज़ करके जहाँ पे प्रोपोर्शनल ये ग्राफ जा रहा है वहीं तक का स्ट्रेस को हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर सेफ हम लोग कर दिए, इस स्ट्रेस में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए, 1.78 जैसे लगाए। ये जैसे माइल्ड स्टील का बात करें तो 250 था ये यील्ड स्ट्रेस, उसमें 1.78 से डिवाइड किए तो 140 के अप्रॉक्स आ रहा था, तो वो स्ट्रेस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हुक्स लॉ जो कंक्रीट और स्टील दोनों के केस में माना गया कि दोनों हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, और जहाँ तक प्रोपोर्शनल ये ग्राफ जाएगा वहीं तक के स्ट्रेस को यूज़ करना है। हालांकि ये कंक्रीट एक इलास्टिक मटेरियल नहीं है, जो इसका ड्रॉबैक भी बना आगे चल के, कि हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक क्या क्या है। ठीक है, तो ये क्या माना, ये थ्योरी क्या माना कि बोथ कंक्रीट एंड स्टील फॉलोज हुक्स लॉ, और वो इलास्टिक बिहेवियर करता है। अगर लोड लगाए डिफॉर्मेशन हुआ, लोड हटाए डिफॉर्मेशन हट के अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ गया, बोथ कंक्रीट एंड स्टील। कुछ ना कुछ एजम्पशन मान के ही आगे थ्योरी डिराइव्ड करना होगा, तभी जाके एक प्रॉपर सीक्वेंस बन सकता है, कोई एक पाथ बन सकता है कि हम लोग इसको एनालाइज कर सके या डिज़ाइन कर सके। तो एजम्पशन में बहुत सारा बात हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ना करे, हाइपोथेटिकल हो, तभी जाके आगे बात बने। तो ये हाइपोथेटिकल थोड़ा ही बात है कि बोथ कंक्रीट एंड स्टील फॉलोज हुक्स लॉ, जबकि कंक्रीट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंक्रीट हुक्स लॉ को नहीं फॉलो करता। ये ब्रिटल मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल नहीं है, लेकिन ये इलास्टिक मान के आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है इस लिमिट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। और इसी पॉइंट पे हम लोग क्या मान लिए, जहाँ तक ये लीनियर गया उसी पॉइंट पे मान लिए कि कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, उसी पॉइंट पे कोलैप्स कर जाएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेस ले ही नहीं सकता।
ठीक है। इस पॉइंट पे ही हम लोग मान लिए कि कोई भी मटेरियल हम लोग आरसीसी में यूज़ करें वो आइदर वो कंक्रीट हो और स्टील हो, वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, अप टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी एंड एज्यूमिंग दैट द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होके और ये मानते हुए कि कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड होगा वो परफेक्ट होगा और दोनों जो मेंबर है एक जैसा बिहेव करेगा, जो उसमें स्ट्रेस, ये मानते हुए दोनों बात, इलास्टिक थ्योरी वाला बात और बॉन्ड कंक्रीट और स्टील में परफेक्ट हो, तब जाके मटेरियल में परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचता है कोई भी स्ट्रेस का वैल्यू। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल आर ऑब्टेन, ठीक है। तब जाके कंक्रीट का भी परमिसिबल स्ट्रेस ऑब्टेन कर सकते हैं और स्टील का भी परमिसिबल स्ट्रेस ऑब्टेन कर सकते हैं। हालांकि परमिसिबल स्ट्रेस को भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये करेंगे, उसमें लगाएंगे, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल आर ऑब्टेन, ठीक है। ये यील्ड स्ट्रेस है, सॉरी, यील्ड स्ट्रेस में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के परमिसिबल स्ट्रेस को अचीव करते हैं, ठीक है। आर ऑब्टेन, स्ट्रेसेस ऑफ द मटेरियल आर ऑब्टेन। द बेसिस ऑफ दिस मेथड इज दैट द परमिसिबल स्ट्रेसेस not exceeded anywhere in the structure when it is subjected to worst combination of the working load। इस जो मेथड का आधार क्या है, बेसिस क्या है कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग आ जाए, सबसे अधिक जो मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच सकता है वो कौन सा स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं मानते हैं कि कोई भी मेंबर जो है इसमें आरसीसी में वो स्ट्रेस ले पाएगा, वो मैक्सिमम लिमिटिंग एक तरह से वैल्यू हो गया, ठीक है। किस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग लगे, इस स्ट्रेस तक, परमिसिबल स्ट्रेस तक अगर स्ट्रेस का वैल्यू पहुंच गया मतलब कि वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, पूरा निचोड़ जो इसका है वो यही है। हालांकि वो यील्ड स्ट्रेस तक लोड ले सकता है, लोड तो और भी ज़्यादा ले सकता है, लेकिन इलास्टिक थ्योरी माने हैं तो यहीं तक ये स्ट्रेस ले सकता है, लेकिन इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग भाग दे दिए तो स्ट्रेस का वैल्यू और कम आ गया। और यही गांठ बांध के चले हम लोग आगे कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग हो तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डेवलप करेगा मेंबर में। इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप किया मतलब कि हम लोग क्या मान के चलेंगे, वो फेल्योर हो जाएगा, मेंबर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर कोई भी हम लोग आगे जो भी डेरिवेशन करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो वही आधार होगा कि कोई भी मेंबर हो, आइदर वो कंक्रीट के टर्म में हो या फिर स्टील के टर्म में हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड ले सकता है और उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेस डेवलप कर सकता है, परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर। इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप ही नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब एजम्पशन क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग, जो एजम्पशन है, एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग जब हो और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ कुछ एजम्पशन था, इसी एजम्पशन के आधार पर जो भी आगे डेरिवेशन बनेगा वो है ए सेक्शन विच इज़ प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कोई भी क्रॉस सेक्शन हो बीम का, ठीक है, ये जब लोड नहीं लग रहा था और परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा था कोई भी, तो इसका क्रॉस सेक्शन जैसे कि प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन ही रहेगा जब वो बेंड कर जाएगा। मेंबर अगर बेंड करता है, इस तरह से टूटता है, बहुत ज़्यादा लोड लग गया, ऊपर से यूडीएल लगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग इतना लगा कि परमिसिबल स्ट्रेस से पार करने लगा स्ट्रेस, तब वो क्या होगा, क्रैक कर जाएगा। क्योंकि ये मान के चले कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस इसमें डेवलप कर सकता है, कंक्रीट में भी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर और स्टील में भी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर। उससे ज़्यादा अगर इस लोड की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी लोड लगा दिए, उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस डेवलप करने लगा, किससे ज़्यादा, इस परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा, तब क्रैक करेगा, बेंड करेगा और बेंडिंग के समय भी इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा। ये पहला एजम्पशन का ये मतलब है। बेंडिंग से पहले जब लोड नहीं लगाए थे तब जो इसका क्रॉस सेक्शन एनीवेयर इन द सेक्शन वो प्लेन था, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जब बेंड हो जाएगा लोड लगने के बाद तो भी प्लेन ही रहेगा। ये एजम्पशन है पहला, इसका ये मतलब है। दूसरा क्या एजम्पशन है, द कंक्रीट एंड स्टील आर परफेक्टली बॉन्डेड। कंक्रीट और स्टील जो है वो परफेक्टली बॉन्डेड होगा आपस में, कहीं भी वॉइड नहीं रहेगा, गैप नहीं रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, मसाला जब इसमें मिलाते हैं, ये जैसे स्टील है, चारों तरफ गिट्टी अगर इस तरह से आ जाए और परफेक्टली बॉन्ड हो, ज़रूरी नहीं, कहीं ना कहीं एयर गैप भी हो सकता है कोई गिट्टी इस तरह से इंटरलॉक हो गया, यहाँ तक मसाला नहीं पहुँच पाया और हमेशा के लिए इसमें एयर वॉइड गैप रह गया, हवा का एक तरह से बुलबुला रह गया।
तो हवा का अगर गैप रहेगा तो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड है वो परफेक्ट नहीं बनेगा, और जितना भी डेरिवेशन है, जितना भी थ्योरी है, वो वहाँ पे फेल कर जाएगा। इसलिए ये मान के चला, प्रैक्टिकली कुछ भी होता हो, लेकिन मान के क्या चला कि नहीं, सभी जगहों पर जहाँ जहाँ स्टील और कंक्रीट लगा है, दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो परफेक्ट होगा, और कहीं भी ये एयर वॉइड इंटरलॉकिंग की वजह से जो मसाला यहाँ पे तक नहीं पहुँच पाया, इस तरह का सिचुएशन प्रैक्टिकली होता है, लेकिन मान के नहीं चला है। ये एजम्पशन है। कुछ एजम्पशन है जो कि हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मान के चलता है। अब देखते हैं तीसरा एजम्पशन क्या है। ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील, नन बाय कंक्रीट। जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा, वो सब का सब कौन लेगा। देखिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी इस तरह से एक स्ट्रेस डायग्राम पहले यूनिट में, पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे। ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर कंप्रेशन, इसके नीचे टेंशन। कंक्रीट तो ऊपर भी लगा है और नीचे भी लगा है, तो नीचे का कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले रहा है, सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे स्टील ही लेगा। क्रॉस सेक्शन में हम लोग देखें, जैसे कि ये सरिया है नीचे, जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है, टोटल टेंसाइल स्ट्रेस कौन बियर करेगा? स्टील। यहाँ पे कंक्रीट है, लेकिन कंक्रीट बस सपोर्ट करने के लिए, इसको कंक्रीट स्टील को चारों तरफ बांधे रखने के लिए, कवर प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया गया है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। इसका और कोई मतलब नहीं, ये किसी तरह का स्ट्रेस नहीं ले रहा है, नाइदर कंप्रेसिव नाइदर टेंसाइल, क्योंकि कंप्रेसिव तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे डेवलप ही नहीं कर रहा है, और टेंसाइल जो भी डेवलप कर रहा है वो कौन लेगा? स्टील ले रहा है। हालांकि प्रैक्टिकली क्या होता है, 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस 25 है तो 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहता है कंक्रीट में। ऐसा नहीं कि नेग्लिजिबल टेंसाइल एकदम ना के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं और ये मान के चलते हैं आरसीसी में कि कंक्रीट थोड़ा सा भी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें नहीं होता है और टेंसाइल स्ट्रेस वो बियर नहीं कर सकता है। तो नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट लगा है, जब ये, और नीचे किस तरह का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस। जब कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेस ले ही नहीं पाएगा तो सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा मेंबर लेगा? स्टील लेगा। ठीक है, स्टील लेगा। और दोनों कंक्रीट और स्टील को आपस में एक यूनिट के तौर पे बांधने के लिए नीचे कंक्रीट प्रोवाइड किया गया है, और कवर देने के लिए, ताकि इसमें जंग ना लगे इस स्टील में, इसलिए नीचे कंक्रीट प्रोवाइड किया गया है। ये इसका मतलब है तीसरा जो एजम्पशन है। अब चौथा एजम्पशन क्या है? द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि यहाँ पे पहले देख चुके हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो होगा वो तो यील्ड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन जाता है, लेकिन हम लोग परमिजिबल स्ट्रेस तक तो और स्ट्रेट लाइन जाएगा, चाहे वो स्टील का हो चाहे वो कंक्रीट का हो, एक लीनियर लाइन ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ES एंड कंक्रीट EC आर कांस्टेंट। इस पूरे मेंबर में ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ अलग है, इस पॉइंट पे कुछ अलग है, इस पॉइंट पे कुछ अलग है। कंक्रीट जहाँ भी होगा ये मान के चलते हैं कि एक ही जैसा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थ्रू आउट द लेंथ कंक्रीट का भी होगा, और स्टील जहाँ पे लगा है स्टील का भी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा थ्रू आउट द लेंथ सभी जगह एक समान होगा। होमोजीनियस स्टील होगा और होमोजीनियस कंक्रीट होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा मजबूत गिट्टी लग गया हो, यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर गिट्टी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, तो दोनों जगह का इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग हो सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन मान के क्या चल रहा है, एक मेंबर में जहाँ भी कंक्रीट लगा है उस कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थ्रू आउट द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस सेम होगा। अगर स्टील का बात करें तो स्टील का भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थ्रू आउट द लेंथ वो सेम होगा। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 √fck जहाँ पे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि M25 है तो वो 25 को वहाँ पे यूज़ करके ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे आइए, छठा जो एजम्पशन है वो क्या है? द मॉडुलर रेशियो M हैज़ द वैल्यू ऑफ 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा C BC। अब मॉडुलर रेशियो क्या है? मॉडुलर रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, दोनों का रेशियो है। ठीक है, किसी भी मटेरियल
के स्ट्रेंथ को जैसे कि यहाँ पे दूसरे के मटेरियल से अगर कंपेयर करते हैं तो एक तरह से मॉडुलर रेशियो उसको कहते हैं। जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES डिवाइडेड बाय EC, उसी को क्या बोल रहे हैं, मॉडुलर रेशियो। और इस टर्म का यूज़ पड़ता है सभी जगहों पर। आगे जितना भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, सभी जगहों पर उस मॉडुलर रेशियो का जरूरत पड़ेगा। इन शॉर्ट हम लोग मॉडुलर रेशियो को छोटी m से सूचित करते हैं और इसका वैल्यू IS कोड कितना रिकमेंड किया है ये IS कोड बताया। एजम्पशन भी IS कोड में है, IS 456:2000। वहाँ पे कितना बताया गया है, 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC क्या है इसको हम बता रहे हैं, 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC। इसको रट लीजिए, इतना ही लेना है मॉडुलर रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी बहुत ज़्यादा आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक भी न्यूमेरिकल पे हम लोग पहुँचे, सभी बातों को बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे क्या क्या एजम्पशन था। अभी एज इट इज़ एज अ स्टोरी सुनिए क्या क्या एजम्पशन है, ठीक है। तो मॉडुलर रेशियो m, ये वैल्यू एज पर IS कोड कितना ले रहा है, 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC क्या है, इट इज़ अ बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे परमिजिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये सिग्मा CBC। सिग्मा का मतलब तो स्ट्रेस होता है, ठीक है। B फॉर बेंडिंग, C फॉर कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक कंप्रेशन और एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, C और C का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जैसे कि M15 है, उसका सिग्मा CBC कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड दीजिए, क्योंकि कंक्रीट में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, तो जो 5 आया 5 न्यूटन पर mm² फॉर M20 ग्रेड, वही क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC का वैल्यू। जैसे 20 है, 20 को 3 से डिवाइड दें, कोड कितना बोलता है लेने के लिए, 7, ठीक है। उसे आता है 7 से थोड़ा और कम ही आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 लेने के लिए बोलता है, ठीक है। तो 7 जो हो जाएगा फॉर M20 वो क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC, कंक्रीट का बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये सिग्मा CBC यहाँ पे लिखा हुआ अभी है, वेयर सिग्मा CBC इज द परमिजिबल कंप्रेसिव, परमिजिबल ये वर्ड याद रखिएगा, ये यील्ड स्ट्रेस नहीं है, परमिजिबल स्ट्रेस है, परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कल बताए थे, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वही होता है परमिजिबल स्ट्रेंथ, ठीक है। चाहे वो स्टील का बात करें, चाहे वो कंक्रीट का बात करें। अब 7वां जो एजम्पशन है इसको देख रहे हैं, देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट। अब लोड लगाने से पहले, जैसे ये यहाँ पे इसको प्लेस करें, इस लोड लगाने से पहले किसी तरह का स्ट्रेस इसमें डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेस डायग्राम ये है, यहाँ पे इतना स्ट्रेस पहुँच गया, यहाँ पे इतना स्ट्रेस पहुँच गया। ये कब का सिचुएशन है, जब लोड लग जाए तब। ये जो डायग्राम हम लोग बनाए थे, ये इस तरह का डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम है ये, ठीक है। ये डायग्राम कब का सिचुएशन है, जब लोड लगे तब। जब लोड नहीं लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन बस बनेगा, किसी तरह का इनिशियल स्ट्रेस नहीं है, ना इधर इस साइड कंप्रेशन, ना इस साइड टेंशन, ठीक है। ये एजम्पशन है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप लोड ऊपर से नहीं भी लगाएं, फिर भी इसका कुछ ना कुछ तो सेल्फ वेट होगा। कंक्रीट अपने आप में बहुत भारी मटेरियल होता है। अगर PCC का बात करें तो 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है उसका यूनिट वेट। अगर RCC की बात करें तो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है उसका यूनिट वेट। उसका सेल्फ वेट भी अच्छा खासा भारी होता है। जब सेल्फ वेट है, भार है, तो जैसे इसको प्लेस किए, 2 सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोड सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट, जैसे प्लेस किए, इसके खुद के लोड की वजह से ये सैग करना चाहेगा, इस तरह से बेंड होना चाहेगा। जैसे बेंड होना चाहा तो ऊपर के फाइबर में थोड़ा बहुत कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे के फाइबर में थोड़ा बहुत टेंसाइल स्ट्रेस। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, लेकिन मान के क्या चलते हैं कि किसी भी तरह का लोड लगने से पहले, जब तक सुपर स्ट्रक्चर ऊपर वाला लोड ना लगे, उस समय किसी भी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ एजम्पशन है, इसके बेसिस पे ही सारा डेरिवेशन और एनालिसिस आगे के जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो बेस्ड है।